क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2019 की जो नरेंद्र मोदी की लहर थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री चुन के आए, तब भी खूंटे की तरह यहाँ पर अड़े रहे और आज़म खान अपनी सीट निकाल ले गए। अब्दुल्ला ने कहा कि उनको एक ताबूत में एक तरह से रखा गया, इतना छोटा एक कमरा था और वो तकरीबन मर चुके थे, उनको अस्पताल नहीं भेजा जा रहा था। मैंने एक सामाजिक लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है। रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई आकाश सक्सेना लड़े हैं बीजेपी के टिकट पर। मैं सही सुन रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है। रामपुर के मुसलमान की बदनसीबी थी कि पहले नवाबों के गुलाम रहे, फिर वो आजम के गुलाम रहे। और लिबरेट कौन कर रहा है? बीजेपी लिबरेट करेगी उन्हें? देखिए, सरकार बनने के बाद जब चीज़ें सामने आई, उन गरीबों का सुनने वाला था कौन? क्या आप ऐसी पुलिस और ऐसी प्रशासन की उम्मीद करती है जो आज़म खान की भैंसों को ढूंढे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू मुसलमान के भेदभाव को ख़त्म करने का काम किया है। फिर अगर इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इस तरह के बयान, हम गर्मी निकाल देंगे, कब्रिस्तान की राजनीति, ये सब क्यों करना पड़ता है? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिजनौर का सफ़र तय करके अब हम रामपुर पहुंच चुके हैं। रामपुर की जो ये सीट है, मैं कहूँगी पूरा जो ज़िला है, ये बेहद दिलचस्प यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं। जाहिर है रामपुर को पूरे देश की राजनीति में आज़म खान के लिए जाना जाता है। आज़म खान जो पिछले लगभग 2 साल से अब जेल में हैं, उनकी हालत काफ़ी बदतरीन हुई, लगभग एक तरह से मौत के दरवाजे से वो वापस आए। उनके बेटे को फ़िलहाल बेल मिल गई है, वो बाहर हैं, लेकिन आज़म खान जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं फ़िलहाल बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना जी से, जो कि उनका सफ़र जो है वो नया है राजनीति में, लेकिन उनके पिता को आप सब जानते होंगे, शिव बहादुर सक्सेना, जो 4 बार एमएलए रहे और इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं उन्होंने डिफाइन किया। लेकिन आकाश सक्सेना जी के लिए सिर्फ इतना ही उनका इंट्रोडक्शन काफ़ी नहीं है कि वो इस बार आज़म खान के खिलाफ रामपुर की सीट से, यहाँ पर जो नगर विधानसभा है, उससे चुनाव लड़े हैं, बल्कि ये वो व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार हैं आज़म खान के ऊपर ज़्यादातर जो केसेस हुए, 80 से ज़्यादा आपने केसेस किए हैं, उस इतने केसेस के लिए वो जिम्मेदार रहे। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी जन्म की उनकी दुश्मनी है आज़म खान से कि जो इतने केसेस उनके ऊपर फाइल हुए। इसके अलावा चूँकि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की, हालांकि कहा तो जाए कि प्रदेश के बड़े नेता हैं आज़म खान और समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, लेकिन इस पूरे इलाके की राजनीति को आज़म खान ने जैसे डिफ़ाइन किया है, उसके बाद जिस तरह के उनके हालात हुए, कुछ मुश्किल सवाल का सामना भी आकाश जी को करना पड़ेगा कि मैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में उनकी सरकार का, उससे जुड़े हुए भी सवाल पूछूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूँ, कौन सी दुश्मनी है आज़म खान से? देखिए, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी कभी आज़म खान से नहीं रही। 2012 के बाद से जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी, तो आज़म खान के जो जुल्म की शुरुआत हुई थी वो 2014 से हुई थी। रामपुर के जो बहुत गरीब मुसलमान हैं, जिनको सुबह जब उठते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि दोपहर का खाना या रात का खाना कैसे खाएंगे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी 2-2, 3-3 बीघा जो ज़मीनें थी वो जौहर विश्वविद्यालय की बाउंड्री में आती थी। जिस तरीके से आज़म खान ने उनकी ज़मीनों को छीना, और छीना ही नहीं, जिन लोगों ने ज़मीनों को देने से मना कर दिया, उनके आज भी अगर आप देखेंगे रामपुर जाके तो सीधे हाथ के अंगूठे टूटे हुए हैं। सिर्फ इस बात का उनका जो कसूर है वो ये है कि ज़मीनें देने से मना कर दिया था। मेरी लड़ाई की शुरुआत वहाँ से हुई थी। मैंने एक सामाजिक लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है। रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई आकाश सक्सेना लड़े हैं बीजेपी के टिकट पर। मैं सही सुन रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई है, रामपुर के गरीब दलितों की लड़ाई है, और रामपुर में उस तबके की लड़ाई है जिनके साथ आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। आज़म खान ने सबको राजनीति और वोट के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसको इस कड़ी में भी देखा जाता है कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की जो एक एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स रही, उसके एक्सटेंशन के तौर पर आज़म खान को भी एक चेहरा बनाया गया कि जब इतना बड़ा नेता, उसको जेल भेजा जा सकता है, उसके साथ ये सलूक हो सकता है। मुझे उनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि उनको एक ताबूत में एक तरह से रखा गया, इतना छोटा एक कमरा था और वो तकरीबन मर चुके थे, उनको अस्पताल नहीं भेजा जा रहा था।
क्या प्रशासन भी बायस्ड रहा? आप इन आरोपों से इनकार कर सकते हैं? आपको लगता है ये सब बातें सच हैं जो वो बोल रहे हैं? वो रो रहे थे। रो तो कोई भी सकता है। और वो आंसू वो भूल गए जो रामपुर वालों के आंसू थे, खून के आंसू जिन लोगों ने रुलाया है। आज ये ऊपर वाले की आवाज़ है, ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, वो खुद कह रहे हैं। और आज हर कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही चल रहा है जो इन्होंने जनता के साथ किया। आपने रामपुर के जुल्म शायद देखे नहीं है। आप न्यूज़ चैनलों पर आज भी अगर आप गूगल पर जाएंगे और देखेंगे तो आपको रामपुर में के जुल्म दिखेंगे कि आलियागंज में क्या हुआ। बात तो कही जा रही है कि न्यायपालिका को का गलत इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस कद का व्यक्ति, और आपके पिता की जनरेशन के वो हैं, उनकी उम्र का भी अगर ख्याल रखा जाए, उनका राजनीति में जितना लंबा सफ़र रहा उसका ध्यान रखा जाए, उस सब के बावजूद भी जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, आप कह रहे हैं ये सब झूठ है? तो अगर कोई जुल्म करेगा तो उम्र अगर उसकी बढ़ जाएगी तो क्या उसको छोड़ दिया नहीं, जाएगा? एक बुजुर्ग व्यक्ति का थोड़ा ख्याल तो किया जाएगा कि और उन्होंने उनके ऊपर जुल्म नहीं, उनके ऊपर ये आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके ऊपर जेल में कोई बुरा बर्ताव नहीं हुआ? आप ये कह रहे हैं? जो एक आम आदमी, आम कैदी के साथ बर्ताव होता है वही जेल में सभी के साथ बर्ताव, और इनके साथ भी वही हो रहा है। ये कहना गलत है, क्योंकि जेल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ भी अलग अलग रैंक्स होती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वो रैंक भी नहीं मिली, वो कमरा तक नहीं मिला जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एंटाइटल था उसके लिए। ऐसा ये गलत है। नियम के आधार पर जो फैसिलिटी जो दी जाती है वो मिल रही है। जो एक सेपरेट बैरक में रखा जाता है उसी बैरक में रखा जा रहा है। और रही बात जो वहाँ की जुल्म की बात करते हैं, वो अभी वो बोल रहे हैं। आप जाके सरकारी तौर पे बयान देखिए। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस दिन उनको कोरोना हुआ, जैसे ही सरकार को ये पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव आए, लखनऊ से पीजीआई की टीम आती है जेल में। आजम खान जाने को मना कर देते कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। लगातार 3 दिन तक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रहती है, जो कि आज भी जेल की जीडी में दर्ज है। भाई क्यों नहीं जाएंगे आप? मैंने खबर पढ़ी कि 55,000 लोगों को रेड कार्ड दिया गया। रेड कार्ड का मतलब दर्शकों को ये भी बता दें कि यानी उनको एक ट्रबल मेकर अंग्रेजी में कह सकते हैं, या फिर इस तरह के आपराधिक तत्व जिनसे कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। ऐसे में मुझे आप ये बताइए कि क्या ये 55,000 लोग जाएंगे और ये अपना वोट डालेंगे? कौन अपने को, अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना चाहेगा? क्योंकि पुलिस जब चाहे उन्हें रख सकती है। क्या आपको लगता है कि ये बायस्ड नहीं है बात? क्या आप ऐसी पुलिस और ऐसी प्रशासन की उम्मीद करती है जो आजम खान की भैंसों को ढूंढे? नहीं, मैं आजम खान से हट मेरी रही हूँ। मेरी मैं बात आपसे नहीं जनरल नहीं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत देर से आपसे सिर्फ आजम खान से बात कर ये रही हूँ। आरोप ये आरोप किसने लगाया? ये आरोप अब्दुल्ला ने लगाया ना? नहीं, ये तो रिकॉर्ड है कि 55,000 आपको देखिए रेड कार्ड ये आरोप लगाया किसने? खबर छपी तो है। आप 55,000 जो रेड कार्ड है उनकी डिटेल में जाइए। पुलिस रिकॉर्ड होगा इस बात। 55,000 जो रेड कार्ड है उनकी डिटेल में जाइए। आजम खान के उन कारिंदों पर जाइए जो आज चुनाव प्रचार में लगे हैं और जिन पर 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो जिला बदर हो चुके हैं। तो 55,000 उनके समर्थक हैं क्या? आप डिटेल में तो जाइए। मैं आपसे कह तो रहा हूँ 55,000 लोगों में आप ये जाइए कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं। आप डिटेल में जाइए पहले। और जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है उस आरोप पर भी आप ध्यान दीजिए। क्या वो ऐसे प्रशासन की उम्मीद करते हैं जो उनकी भैंसों को ढूंढने का काम करे? आपको ये आरोप तो दिख रहा है। और आपने सही कहा कि हिंदुस्तान की में बाहर के देशों में जो पुलिस जाती है, आपको तब भी देखना चाहिए था जब ये खबर चल रही थी कि रामपुर और उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसों को 7 दिन तक ढूंढती रही, और फिर जब भैंस नहीं मिली तो एक नई भैंस लाकर खड़ी कर दी कि साहब आपकी भैंस मिल गई। मैं कह रही हूँ एक तरफ वो एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम। तो आज अगर प्रशासन काम कर रहा है तो वो आपको अजीब लग रहा है? 55,000 लोग, मतलब इसका कोई लॉजिक तो मुझे बताएं आप जरा। देखिए, ये तो एक पॉपुलेशन का परसेंटेज हो गया बाकायदा आपकी पूरी। आप डिटेल में जाइए 55,000 में, तब आपको पता लगेगा। और जैसे जैसे आप डिटेल में जाती जाएंगी आपके हर सवाल का जवाब आपको उसमें मिलेगा। मैंने आपसे कितनी बड़ी बात बताई अभी। लगभग 100 से ज़्यादा आदमी ऐसे हैं जो आज भी समाजवादी पार्टी के इस तरीके के हैं जिन पे 30-30, 35-35 मुकदमे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो इस सरकार में मुकदमे लगे हुए, 10-10, 15-15 साल से मुकदमे। नहीं आकाश जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए, एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते आपको भी बात आपका तो ये पहला चांस है। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिशियन ही हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप बिजनेसमैन हैं। पहला आपका चांस है पॉलिटिक्स का। आज आपकी पार्टी सत्ता में है, कल हो सकता है पार्टी ना हो, लेकिन जो एक पॉलिटिकल नॉर्म्स बन जाते हैं,
लोकतंत्र की एक खतरनाक बात यह भी है कि एक बार जब पुलिस झुक जाती है या जुडिशरी को झुकाया जाता है या पत्रकारों को खरीदने की कोशिश होती है, मतलब लोकतंत्र जिन लोगों से मिलकर बना होता है वो एक नए नॉर्म सेट हो जाते हैं। फिर अगली पार्टी भी ये चाहेगी, जिसकी सरकार आएगी, कि वही सामान्यकरण हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो क्या आपको ये अंदाज़ा है कि जब 55,000 रेड कार्ड्स आप जारी कर रहे हैं, अगली जब विपक्ष में होंगे, फिर कोई सत्ता पक्ष में होगा, फिर ये बर्ताव होगा? समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए, आप जैसे इतने बड़े पत्रकार को न्यायपालिका पर यह टिप्पणी करना शायद शोभा नहीं देता। न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे नहीं लगता कि नहीं, हम यहाँ न्यायपालिका की निष्पक्षता पे सवाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें सरकारी वकील शामिल होते हैं, जिसमें सरकार भी एक पक्ष होता है, खाली न्यायपालिका जज जो हैं वो सबूतों के और गवाहों की बुनियाद पर फैसले देते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से कभी कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश होती है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि पहली बार भाजपा ऐसा कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोकतंत्र है वो न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, सरकार, पत्रकार, तमाम जो हमारे खंभे हैं, इनसे मिलकर बनता है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस बन जाते हैं, जिस तरह की प्रक्रियाएं एक बार आम हो जाती हैं, फिर उन्हीं का सामान्यकरण हो जाता है। तो अभी आप सत्ता में हैं, कल आप विपक्ष में होंगे, आज आप कोई और परेशान है, कल आप परेशान होंगे। देखिए, तो ये आज़म खां या उनका परिवार फिर ये बयान क्यों नहीं देता कि समाजवादी पार्टी आने के बाद ये मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे? ये बयान दें वो, क्योंकि वो ये बात जानते हैं इनमें से एक मुकदमा ऐसा नहीं है जो सरकार के द्वारा वापस लिया जा सकता है, क्योंकि कोई सरकारी मुकदमे नहीं है। मुकदमे वापस सरकार के द्वारा वही लिए जाते हैं जो सरकार द्वारा दर्ज करवाए जाते हैं, और जो मुकदमे पर्टिकुलर किसी इंसान के द्वारा जो दर्ज करवाए जाते हैं वो सारे एविडेंस के आधार पर होते हैं, गवाही के आधार पर होते हैं। तो इसलिए एक मुकदमा भी अगर वो साबित कर दें, क्योंकि देखिए, कानून में मैं ये कह रही हूँ, जब मैं कानूनी प्रक्रिया का जिक्र कर रही थी, कानून में ही क्या है, लूप होल्स भी होते हैं। जिन लूप होल्स का फ़ायदा उठा के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने दंगों से जुड़े हुए केसेस वापस ले लिए, उन्होंने अपने खिलाफ जो केसेस थे वो वापस ले लिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं न्यायपालिका पे सवाल उठा रही हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कानून में लूप होल्स, देखिए हर कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, हर कानून में लूप होल होता है। सरकार के पास काफ़ी पावर होती है, वो अपने हिसाब से काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा कब्जा हो सकता है जुडिशरी पे, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें इधर या उधर हो सकती हैं। 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा आज़म खां से हट जाते हैं, बहुत ऑब्सेशन हो गया आज़म खां पर। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा ये सोच रही है कि उसको चुनावी जीत हासिल हो सकती है? क्योंकि मैं इलाके घूम रही हूँ अलग अलग, और ख़ासकर पश्चिम भी घूमी हूँ, मैं मध्य में भी गई थी। सत्ता विरोधी लहर महसूस हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ना सही, लेकिन सत्ता विरोधी लहर है। देखिए, आपने जो अभी ये जो लास्ट लाइन बोली, बहुत स्ट्रॉन्ग ना सही, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये धीरे धीरे 7 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा ही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ की मिसाल पूरा देश देखेगा। यहाँ जितनी तेज़ी से जो मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये है कि योगी सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो आप सब एक तरफ रख ही दीजिए। आज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू और मुसलमान की जो औरतें हैं, आज वो अपने आप को जो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम जाते हैं क्षेत्र में, हम जब जाके ये देखते हैं तो एक ही उनका जवाब आता है कि हम जो इस सरकार में सुरक्षित हैं वो कभी किसी सरकार में नहीं। हाथरस और उन्नाव के बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आज अगर आप क्षेत्र में निकल जाएं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप जाकर देखिए। आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि हमारे यहाँ आप देखिए गायें, भैंसें और महिलाएं सब सुरक्षित हैं। एक ही सांस में उन्होंने यही बात कही। नहीं, देखिए, मैं महिला हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनके इस बयान से। नहीं, देखिए, गाय, अगर मेरा कंपैरिजन हो कि जानवरों के साथ गाय, भैंस और महिलाएं तीनों शाम को निकल सकते हैं। नहीं, देखिए, गाय जो एक वर्ड है वो हमारी माता है, तो आप उसको ऐसे मत उसको वो सोचिए। अगर आज देखा जाए तो अब सबसे पहले हम, आपकी आस्था का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन है पशु। मैं ये कह रही हूँ कि पशु से किसी इंसान का कंपैरिजन नहीं, पशु मैं ये कहने की कोशिश आपको लगता है, लेकिन हमारे लिए तो वो बात ठीक है आपकी, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आपकी आस्था का सम्मान करते हुए, लेकिन अगर एक ही सांस में कहा जाए कि गाय, भैंस, बैल, महिलाएं सब सुरक्षित हैं। देखिए, समझने का फ़र्क है, ऐसा नहीं है। तो आपने कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि महिला मुद्दे पर आपको अच्छा वो मिल सकता है। महिला का सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ा आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुद्दा है
तो वो महिला का सम्मान और सुरक्षा है। मैंने आपसे कहा ना, आप सारी योजनाएं, योगी सरकार की जितनी जो योजनाएं हैं, आप उनको एक तरफ रख दीजिए और महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा। आज हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, सबसे बड़ा कारण यही है। कोविड मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं आप? पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कोरोना होने के बाद भी जिस तेज़ी से ये कोरोना को लेकर यहाँ काम किए, वो पूरा देश देख रहा है। WHO ने उनकी खुद इतनी तारीफ़ की है कि पूरे देश ने, और जो आंकड़े छिपाए गए, आंकड़े काटे गए, मतलब मेरे सामने में 2-3 अभी ज़िलों का, रामपुर का इत्तेफाक से मेरे पास नहीं था, कानपुर, वाराणसी का मैं देख रही थी और सोचा कि आपसे ज़रूर पूछूंगी, आप एक वरिष्ठ आदमी हैं, कि किस तरह से जितने डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, मतलब मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड, आप आंकड़ों के आधार पर ज़ाहिर कह रहे होंगे। आप ये देखिए कि मैं कानपुर का ये रिकॉर्ड देख रही थी कि कैसे 2021 में जो डेथ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, उसमें 3551 डेथ सर्टिफिकेट्स थे, और जो सरकार के हिसाब से सिर्फ 783 मौतें बताई गई कोविड से। नहीं, देखिए क्या है कि कोविड से जितनी भी डेथ्स जो होती हैं, उसमें जो टेक्निकली तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो बहुत कम हैं। और एक ये ऐसी महामारी थी जो किसी के हाथ में नहीं थी। इसमें तो जो महाराज जी के जो प्रयासों से जितनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में काम हुआ, और उत्तर प्रदेश में इसको बहुत तेज़ी में कब्जे में, काबू में किया गया। लोगों में नाराज़गी नहीं है इसको लेकर? बिल्कुल नहीं है। राशन मिल रहा है, लेकिन ये खुशी है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके राशन वाली खबर जो है गांव-गांव तक पहुँची है, राशन से लोग खुश हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आज चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, ये राशन का जो निर्णय है, आज हिंदू और मुसलमान इतना खुश है कि आप जाकर देखिए, उसे कुछ मतलब नहीं है। तो फिर कब्रिस्तान वाले बयान क्यों देने पड़ते हैं योगी जी को? अगर आप बता रहे हैं, देखिए आपने मुझे बताया कि रामपुर की पूरी पॉलिटिक्स, पूरा अगर 5 हम सीटों का भी जिक्र कर लें तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें, मुस्लिम राजनीति हावी रही है, और आपने बार बार ये कहा कि खासकर उन्होंने आम मुसलमान को परेशान किया। आज़म खां का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। तो फिर अगर इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस तरह के बयान, हम गर्मी निकाल देंगे, कब्रिस्तान की राजनीति, ये सब क्यों करना पड़ता है? नहीं, आपको लगता है, आपके सोचने का नज़रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू मुसलमान के भेदभाव को ख़त्म करने का काम किया है, और अब जो 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देखेगा। कितने टिकट दिए आपने? भाई, टिकट्स पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने दिए या कितने नहीं दिए। बात होती है कि जो वोट का जो प्रतिशत होता है, उस पर दिमाग लगाया। रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे आप? रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग अपना सोचना है इस मामले में, और पार्टी का जो निर्णय होता है वो बहुत सोच समझ कर। बिजनौर में मैं पूछ रही थी वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि भाई आपकी क्या वजह है, क्यों नहीं आप भाजपा को वोट देते हैं? तो उन्होंने कहा हमें कैंडिडेट दीजिए, हम वोट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम, आप देखिएगा मुस्लिम सीटों पर, रामपुर जो विधानसभा है, यहाँ 70 और 30 का रेशो है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आप भी जीत रहे हैं? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और यहाँ से योगी जी के जो कार्य हैं वो जीतने जा रहे हैं, और पूरा देश देखेगा रामपुर का चुनाव। आकाश सक्सेना जी, आपने हमें बहुत समय दिया, अपना बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अच्छी बातचीत रही। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।